सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। तो अभी अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं किसके, अमीनो एसिड्स के। मतलब क्या है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, अपना अब प्रोटीन बनाते हैं। अब अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है अपना अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ये कार्बन है अपना, देखते चलना एक एक बात को, ये कार्बन है अपना। अब एक एक कार्बन पे तीन जो चीजें हैं, देखो कार्बन अपने चार बॉन्ड बना सकता है, एक दो तीन चार, हाँ, तो तीन बॉन्ड है वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे। एक हाइड्रोजन रहेगा, एक क्या रहेगा अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा COOH, और एक पे क्या रहेगा अपना NH2 ग्रुप रहेगा। तो ये तीन चीजों तो फिक्स रहेंगी, है ना। कौन सी फिक्स रहेंगी, एक अपना हाइड्रोजन फिक्स रहेगा, एक COOH फिक्स रहेगा, और एक क्या है अपना NH2 फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये अपना क्या होता है, एसिड ग्रुप है, ये अपना एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है, अमीन ग्रुप है। अमीन ग्रुप है, तो यहीं से इसका नाम पड़ा है क्या, अमीन, यानी अमीनो एसिड, यानी एसिड, तो इसका नाम यहीं से पड़ा है क्या, अमीनो एसिड इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको ये बात बताऊंगा दोबारा से कि किसी भी अमीनो, दुनिया में किसी भी अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें तीन जगह तो हमेशा फिक्स रहेंगी, एक हाइड्रोजन होगा, एक COOH होगा, एक NH2 होगा। तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ ये होता है। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल होता है, ये कुछ भी हो सकता है ना, और कुछ भी में क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर ये R ग्रुप अगर हाइड्रोजन हुआ तो उस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन, अगर ये CH3 हुआ तो अमीनो एसिड का नाम एलानिन हो जाएगा, और अगर ये OH हुआ तो सेरीन हो जाएगा। ये तीन मैंने यहाँ अलग से क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना, है ना। ज्यादा अपने को याद हो ना हो, पर ये तीन तो होने चाहिए कि ग्लाइसिन में हाइड्रोजन था, एलानिन में CH3 था, सेरीन में OH था। ज्विटर आयन की बात करें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है। देखो ये एसिड ग्रुप है, ये अपना एसिड ग्रुप है, तो ये H+ को भेज देगा, और H+ इधर आपको टिका देना है, और इधर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है ना। देखो इधर नेगेटिव चार्ज, और वो जो हाइड्रोजन था वो इधर चिपक गया, इधर पॉजिटिव चार्ज लगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, देखो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल यानी चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। देखो ये हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, बिल्कुल अलग है, ये COH भी अलग है, NH2 भी अलग है ना। तो फर्क सिर्फ इससे पड़ता है, अगर मान लो ये OH होता है, OH होता है तो चारों अलग हो गए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। मान लो ये CH3 होता है, ये CH3 होता है तो भी चारों अलग हो गए, तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो वो यही बोल रहे हैं कि सारे सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन में दिक्कत क्या है कि R ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो फिक्स था, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं बचा है, तो मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें कायरल कार्बन पाया जाएगा, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। ये हाइड्रोजन ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अमीनो एसिड इसेंशियल हो सकते हैं। इसेंशियल यानी जरूरी, सिंपल सी बात है। देखो हमारे लिए कोई चीज जरूरी कब होती है, जब हम उसको खुद नहीं बना सकते, हमें बाहर से चाहिए, तभी तो जरूरी होगी, है ना। खुद अगर बना सकते हैं उसको तो अपने को जरूरत क्या बाहर से लेने की, मतलब वो नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो इसेंशियल वाले कौन से हो जाएंगे कि कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें बाहर से उनकी जरूरत है, इसीलिए वो इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल यानी हमारी बॉडी उनको बना सकती है, हमें बाहर से कोई भी उनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए उनको नॉन इसेंशियल बोला गया। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसके लिए मैं दोबारा से आपको फिर से ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे ये अपना ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप है, ये अपना क्या है, एसिडिक ग्रुप है, और ये अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, अपना बेसिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है। अब सिंपल सा एक लॉजिक देखो, कोई अमीनो एसिड, ये क्या है, अपना अमीनो एसिड है, कोई अमीनो एसिड एसिडिक कब होगा, मतलब जब इसमें इसकी संख्या ज्यादा होगी वो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। कोई अमीनो एसिड बेसिक कब होगा, जब उसमें NH2 की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, अपना बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एसिडिक कौन सा होगा, जिसमें
जिसमें COOH यानी एसिडिक ग्रुप की संख्या ज्यादा हो वो एसिडिक हो जाएगा, एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बेसिक कब होगा, जिसमें NH2 की संख्या ज्यादा हो जाए वो बेसिक हो जाएगा, एग्जाम्पल है लाइसिन। न्यूट्रल कब होगा, जब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, एग्जाम्पल है क्या हो जाएगा, वलीन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। टायरोसिन एरोमेटिक का एग्जांपल है, फिनाइल एनानिल किसका एरोमेटिक का एग्जांपल है, और ट्रिप्टोफैन। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताता हूं इसमें, देखो ये टी वाले से याद रख लेना, ये टी वाले से याद रख लेना, और इसमें क्या रहा है, फिनाइल आ रहा है, तो फिनाइल तो क्या होता है अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड में ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अभी हमने बात कर रहे हैं, हम बार बार अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और हम क्या बात कर चुके हैं कि अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड ही मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। क्या है प्रोटीन, क्या होता है, अमीनो एसिड का पॉलीमर ही तो होता है। तो ये बात हम कर चुके हैं कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो यही सवाल है कि कितने अमीनो एसिड को, मिनिमम कितने अमीनो एसिड को हम जोड़ दें, मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ते गए, तो कितने अमीनो एसिड को मिनिमम जोड़ दें कि वो एक प्रोटीन कहलाने लायक, है ना, प्रोटीन कहने लायक वो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि प्रोटीन में मिनिमम टू मिनिमम 100 अमीनो एसिड होने चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि 100 अमीनो एसिड की चेन होनी चाहिए, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं। मिनिमम 100 से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 100 से ज्यादा होने चाहिए। और वजन की बात की गई है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10,000 डाल्टन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोला गया है कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होनी चाहिए, मोर देन 100, 100 से ज्यादा, और वेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10,000 डाल्टन होना चाहिए। तब हम उस चेन को, उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, हम प्रोटीन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, अभी अभी हमने बात की कि 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होना चाहिए तभी हम प्रोटीन बोलेंगे, बल्कि अपने को क्या याद रखना है, इंसुलिन में याद रखना है कि इंसुलिन में अमीनो एसिड कितने होते हैं, सिर्फ 51 होते हैं, फिर भी उसको प्रोटीन बोला जाता है। तो ये यहाँ पे स्टार लगा लो, इंसुलिन आपको याद रखना है। एक बार फिर से, है ना, प्रोटीन की क्या है एक्सेप्शन, क्या है, इंसुलिन है कि मिनिमम होने तो 100 चाहिए थे, बट इंसुलिन में 51 होते हैं, फिर भी उसको प्रोटीन बोला जाता है। ये खास बात है, इसीलिए इसको थोड़े से डब्बे में बंद किया गया। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो इसमें क्या है, देखो मान लो अपने पास कोई प्रोटीन है और हमने क्या किया, उस प्रोटीन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, उस प्रोटीन की ऐसी तैसी हो जाएगी। या फिर हमने प्रोटीन को क्या किया, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन दे दी, या फिर हमने प्रोटीन को बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन दे दी, तो इस प्रोटीन बेचारे की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ऐसी तैसी कैसे होगी, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे, जो हेलिक्स है वो अनकोइल्ड हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि फिजिकल चेंज, जैसे कि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, या फिर केमिकल चेंज यानी पीएच का चेंज कर दें, पीएच यानी बहुत ज्यादा एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशन, तो वो प्रोटीन की डीनेचुरेशन कहलाती है। ये सारी गड़बड़ी उसमें हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन्स हैं वो फाइबरस भी हो सकते हैं, वो ग्लोबुलर भी हो सकते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, फाइबरस यानी ऐसे फाइबर होंगे ना, ऐसे पैरेलल क्या होंगे, फाइबर्स होंगे, और ग्लोबुलर मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ग्लोब्यूल बन चुका है, ऐसे कोयल कर चुके हैं, ग्लोब्यूल ऐसे बन चुका है। तो इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, अगर पैरेलल हो ऐसे फाइबर बन जाएंगी, और वो कोयल्स ऐसे ना घूम 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 के ऐसे बना लिया, ग्लोब्यूल सा बना लिया। अब फाइबरस क्या होते हैं, वाटर 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 इनसोल्यूबल होते हैं, और ग्लोबुलर वाटर सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद हर हाल में रखने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फाइबरस के एग्जाम्पल है केराटिन एंड मायोसिन, ठीक है, और ग्लोबुलर के हैं इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेना, देखो केराटिन कहाँ होता है, अपने बालों के अंदर होता है, तो अपने बाल है ना ऐसे फाइबरस से होते हैं, ग्लोबुलर जैसे तो होते नहीं है बाल, है ना, ऐसे फाइबरस से होते हैं सीधे सीधे, तो ये केराटिन का याद आ जाएगा। और मायोसिन में भी हम पढ़ते हैं ना कि फाइबर ही पढ़ते हैं ना, कि है ना, थिक फाइबर, थिन फाइबर, तो वहां से भी फाइबर, मायोसिन भी याद आ जाएगा। और इंसुलिन और एल्ब्यूमिन अपने क्या हो जाएंगे, ग्लोबुलर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करने वाले हैं। प्राइमरी
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, आपको याद क्या चीजें रखनी है, डायरेक्ट मैं वो बताऊंगा, है ना, कि आपको याद क्या रखना है, वो चीज कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। देखो प्राइमरी तो सिंपलेस्ट होती है, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है। सेकेंडरी में आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सेकेंडरी में दो टाइप की अपने को स्ट्रक्चर पढ़नी है, एक हो सकती है अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स, देखो नाम से ही पता लगेगा, अल्फा हेलिक्स यानी ऐसे ऐसे हेलिक्स बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे हेलिक्स बन जाएगा और आपस में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, है ना, वो ये हाइड्रोजन, पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। जबकि बीटा प्लेटेड में क्या होता है, बीटा प्लेटेड में मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये आपस में ऐसे जुड़ी होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना, ये होता है बीटा प्लेटेड चेन में। ठीक है, क्या है, लेड साइड बाय साइड, है ना, साइड बाय साइड ले करेंगी और क्या है, हेल्ड टुगेदर बाय, मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी होगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, हम पूरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चाहे अल्फा हेलिक्स की बात करें चाहे बीटा प्लेटेड की बात करें, अभी तक हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक हम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। बट टर्शरी में यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, टर्शरी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी फोर्स आ गए हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कौन से, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रहेगी रहेगी और क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ गए हैं, वंडरवॉल फोर्सेस भी आ गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गए हैं, सारे एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। और टर्शरी क्या होती है कि सेकेंडरी, देखो टर्शरी क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही फर्दर अगर फोल्डिंग कर दे तो वही टर्शरी बन जाएगी। एक बार खिचड़ी को साफ करके दिखा देता हूं, फर्दर फोल्डिंग ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्वाटरनरी में क्या होगा, क्वाटरनरी में क्या होगा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल, है ना, मतलब वो वाला स्पेशल नहीं स्पेशल लिखा है, एक बार स्पेलिंग ध्यान से देख लो, है ना, मेरी तरह किसी की अंग्रेजी कमजोर हो तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब फर्दर ही ऐसे कुछ ऐसे 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 और कॉम्प्लेक्स करते जाओ। कुल मिला के देखो फंडा ये चलता है, प्राइमरी सबसे सिंपल है, उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दोगे सेकेंडरी, उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दोगे टर्शरी हो जाएगी, उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगी, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो ऑलमोस्ट है ना, एंजाइम जो होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एंजाइम क्या होते हैं तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है, फाइबरस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन, है ना, पहले क्या करेंगे, तीन टाइप से डिवीजन करेंगे। एक हम करेंगे किसके बेसिस पे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। दूसरे टाइप की डिवीजन हम करेंगे रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे। तीसरे टाइप की डिवीजन हम करेंगे टेस्ट एंड सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्या है, देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं वो हो जाएंगे मोनोसेकेराइड, वो सबसे छोटे हो जाएंगे, है ना, तभी तो हाइड्रोलाइज नहीं होते कि सबसे छोटे हैं साइज में, इससे ज्यादा वो नहीं टूट सकते। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेके 10 यूनिट में टूट जाते हैं, 2 से लेके, है ना, मान लो ये है 2 3 4 5 6 है, मान लो ये 2 से लेके 10 के बीच में आ गया ना, तो इस तरीके का, अब ये छोटी यूनिट्स में टूट सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ओलिगोसेकेराइड। और पोली यानी बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड हैं, वो बहुत सारी यूनिट्स में टूट सकता है। ठीक है, जो 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 टूट नहीं सकता, स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो है मोनोसेकेराइड। जो 2 से 10 यूनिट में टूट सकता है वो ओलिगोसेकेराइड, और जो पोली यानी बहुत सारी यूनिट्स में टूट सकता है वो हो जाएगा अपना पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कि रिड्यूसिंग टाइप के भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोस आपको याद रखना है, सुक्रोस क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी के सारे सिर्फ सुक्रोस को छोड़ दो, सारे रिड्यूसिंग वाले में आ जाएंगे। ठीक है, और कैसे पता लगाएं, देखो जो टोलन और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते मतलब नॉन रिड्यूसिंग, जो कर सकते हैं वो हो जाएंगे अपने रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया, टेस्ट एंड सोल्यूबिलिटी के बेस पे। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे, एक शुगर हो जाएंगे, एक नॉन शुगर हो जाएंगे। नाम से पता लगा था, शुगर मतलब वो टेस्ट में कैसे होंगे, स्वीट होंगे, मीठे होंगे। और मीठे होंगे तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लेना, चीनी होती है अपने घर में, चीनी होती है, जो चीनी क्या होती है, सोल्यूबल होती है पानी में। ठीक है, नॉन शुगर कैसे होंगे, नाम से ही नॉन शुगर मतलब स्वीट वो नहीं होंगे, और नॉन सोल्यूबल होंगे वो अब पानी में। एग्जाम्पल देख लें तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना, जैसे कि ग्लूकोज है मान लो अपना, वो पानी, है ना, वो ये मीठा होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी जो आता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड किस में आ जाएंगे, अपने नॉन शुगर में आ जाएंगे।
ठीक है। अब मोनोसेकेराइड को देखने वाले हैं हम। मोनोसेकेराइड में देखो, अगर किसी मोनोसेकेराइड में जो फ्री ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो उसको बोल देंगे हम एल्डोज बोल देंगे, और फ्री ग्रुप अगर कीटोन है तो उसको कीटोज बोल देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कीटोन है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कीटोज बोल देंगे। और नेमिंग के लिए क्या होता है, देखो इसके पीछे एल्डोज है तो ओज, इसकी नेमिंग में ओज कर देना है, और इसकी नेमिंग में उलोज होता है ना। जैसे कि इरिथ्रोज यानी इसके फ्री क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। राइबोज मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज यानी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। और पीछे उलोज आ जाए, जैसे इरिथ्रुलोज, उलोज मतलब कीटोन ग्रुप है। राइबुलोज, उलोज आ गया मतलब कीटोन ग्रुप है। और एक कीटोन वाले में आपको फ्रक्टोज याद रखना है। ठीक है, अब पोलोसेकेराइड की थोड़ी हम क्या करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं कि होमो, है ना, कि होमोपोलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, हेट्रोपोलीसेकेराइड भी हो सकते हैं। होमो मतलब जिसमें सारी यूनिट्स जो है सेम हो। देखो पोलीसेकेराइड होगा, मान लो ये इतनी यूनिट से मिलके बना है एक पोलीसेकेराइड। कितनी यूनिट है इसमें, एक यूनिट, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये सारी जो यूनिट्स हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, तो वो हो जाएगा होमो, है ना, होमोपोलीसेकेराइड। और ये डिफरेंट है, मान लो एक ऐसी है राउंड है, एक डब्बे जैसी है, एक ट्राइंगुलर है, एक ऐसी है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसेकेराइड हो जाएगा, कि अलग अलग यूनिट है। ठीक है, देख लो ये खिचड़ी साफ कर देता हूं, क्या है, सेम यूनिट और यहाँ डिफरेंट यूनिट। तो होमोपोलीसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं अपने, कौन से एग्जाम्पल है, सेलुलोज है, स्टार्च है, और क्या है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, इन्यूलिन है, डेक्सट्रिन है। हेट्रो में हाइलुरोनिक एसिड, पेक्टिन, हेपेरिन है, हेमिसेलुलोज है। ठीक है, स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं। स्टार्च कहाँ पे अपना, ये अपना स्टार्च है। स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्च किससे मिलके बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, अब अमाइलोज की जो स्टार्च में परसेंटेज होती है वो 15 से 20% होती है। बाकी का 85% क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोज क्या होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, और ये है ब्रांच। तो यहीं पे अपना एक डिफरेंस बन गया कि अमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है, एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को बोला जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन के। कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने लीवर में, मसल में, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेलुलोज की बात करने वाले हैं कि ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, मतलब ह्यूमंस में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में होता है। ह्यूमन यानी एनिमल्स लगा लो, एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट, है ना, प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, बनता कैसे है, स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज। देखो ये कौन कैसे बनता है ना, ये केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल में भी अपना कवर होगा। ठीक है, ये जो भी है ये अपना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है, ये यहाँ पे 5 स्टार लगा लेंगे, यहाँ पे हम स्टार लगा लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो स्टार्च है ना, स्टार्च है वो आयोडीन को ब्लू कलर देता है, जबकि सेलुलर कलर नहीं देता है। उसका रीजन क्या है, स्टार्च में क्या होते हैं, हेलिक्स की फॉर्मेशन होती है। अब हेलिक्स जो बनेंगे वो क्या है, आयोडीन को होल्ड कर लेंगे, और इसीलिए ब्लू कलर मिलता है। और यहाँ पे हेलिक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है लाइसिस की, तो क्या है, आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा और कलर भी नहीं दिखाई देगा। इसकी ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको, SBI यानी स्टार्च क्या है, ब्लू कलर देता है आयोडीन। अब कार्बोहाइड्रेट्स की लिंकेज में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैंने सारी लिंकेज को एक ही जगह पे लिख दिया। जैसे कि माल्टोज में क्या होगा, ओनली अल्फा ग्लूकोज होगा। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या होगा, अब बीटा ग्लूकोज प्लस अब बीटा ग्लूकोज, यानी बीटा बीटा आ रही है दोनों चीजें। सुक्रोज में एक अल्फा आ रहा है, कौन, ग्लूकोज अल्फा आ रहा है, और फ्रक्टोज क्या आ रहा है, अब बीटा आ रहा है ना। ये तो पता ही है ना अपने को कि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, अल्फा बीटा अपने को याद रखना है। तो माल्टोज में ओनली अल्फा, लैक्टोज में ओनली बीटा हो गया, और सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है। नेक्स्ट हम स्टार्च की अगर बात करें तो अमाइलोज में ओनली अल्फा, अमाइलोपेक्टिन में ओनली अल्फा। मतलब क्या है, स्टार्च में पूरे में ओनली अल्फा ग्लूकोज आपको दिखाई देगा। और स्टार्च के देखो हम बोलते हैं ना कि ये अमाइलोपेक्टिन के
ही सिमिलर स्ट्रक्चर होती है किसकी, ग्लाइकोजन की, तो इसमें अल्फा है तो भाई इसमें भी अल्फा अल्फा याद अपने को हो जाएगा। और सेलुलोज में ओनली बीटा बीटा होगा, है ना, सेलुलोज में ओनली क्या है, ओनली बीटा ग्लूकोज होगा, ठीक है। स्टार्च में ओनली अल्फा, ग्लाइकोजन में ओनली अल्फा। तो ये अल्फा बीटा की अपनी सारी कंफ्यूजन क्लियर है जो बार बार हमें कंफ्यूज करती है। ये कुछ बॉन्ड की कंफ्यूजन कर लेते हैं। देखो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरीके के बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, प्रोटीन में पेप्टाइड, है ना, पॉलीपेप्टाइड ही तो होते हैं प्रोटीन, तो वहां पे पेप्टाइड पाई जाती है। और न्यूक्लिक एसिड में कैसी है, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज पाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उस वाले चैप्टर में डिटेल में ही पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा देख लेते हैं जितना है ना। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं अपने, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। अब किसी भी न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर होता है किसका, पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है, और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब नाइट्रोजिनस बेस अपने को पता है, प्योरीन्स हो सकते हैं, पाइरिमिडीन्स हो सकते हैं। प्योरीन कौन से होते हैं, ए एंड जी होते हैं, पाइरिमिडीन सी टी यू होती हैं। अब अपने को पता है डीएनए के अंदर क्या नहीं होता है, डीएनए के अंदर यू नहीं होता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर टी नहीं होता है, ठीक है। ये अपने को डिफरेंस पता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये बात हम यहां पे भी देख चुके हैं। अब इसमें से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दूं, बेस और शुगर बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, अपना न्यूक्लियोसाइड बच जाएगा, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा देखो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस में बताई है, मॉलिक्यूलर बेसिस में अच्छे तरीके से बताइए किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, है ना, इसीलिए बोल रहा हूं वहां पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने वो चैप्टर, कई दिनों से कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे इनके थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लो, तो ये वाली यूनिट पकड़ो, यहां से ये यूनिट पकड़ते हैं तो देखो क्या चीजें थी, तीन चीजें थी ना एक न्यूक्लियोटाइड में, एक था बेस था, और क्या थी, ये पेंटोज शुगर आ गई, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया। और यहां नेक्स्ट शुगर के साथ ये लिंकेज बन रही है। देखो यहां पे ये फॉस्फेट आया ना, तो यही तो बना रहा है क्या, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बना रहा है, ठीक है। ये अपने को है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके सामने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही क्या है, अपने पास 5 रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में, उनको कैसे करना है। देखो पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन अपने को क्या बताएगी कि इसमें क्या है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। अब 6 कार्बन देख लो, एक कार्बन ये हो गया, है ना, दूसरा कलर लेते हैं, एक कार्बन ये हो गया, 4 कार्बन ये हो गए, और एक कार्बन ये हो गया, टोटल 6 कार्बन हो गए। तो ये किससे हम पता लगाते हैं, ये एचआई के, है ना, एचआई से रिएक्शन है एनसीईआरटी में। मैंने डायरेक्ट है ना क्रिस्प निकाल के रख दिया है कि ये इससे पता लगेगा, ये इससे पता लगेगा, डायरेक्ट रिएक्शन है, तो ये एचआई से पता लगता है। नेक्स्ट है कि हम क्या है, इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस हम देखते हैं, ठीक है। अब कार्बोनिल प्रेजेंट, देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें हमें नहीं पता कि ये अल्डिहाइड है, हमें नहीं पता ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। तो हमने क्या है NH2OH HCN से इससे ये तो देख लिया कि इसके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट वो अल्डिहाइड है या कीटोन है ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। तो उसके बाद हम ब्रोमीन वाटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उससे क्या है, क्लियर हो जाता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप था ये क्या था, अल्डिहाइड था। अल्डिहाइड ये दिखाई दे रहा है, CHO एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड था, ये हमें पता लग गया। नेक्स्ट हम एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाली रिएक्शन से क्या पता लगाएंगे कि इसमें क्या है, 5 OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप हैं जो कि अलग अलग कार्बन एटम पे लगे हुए हैं। देखो 4 OH ग्रुप तो ये वाले हो गए, अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, और एक OH ग्रुप ये वाला हो गया, मतलब 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। ये भी अपने को इससे पता लग गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑफ नहीं आएगा, विद आएगा, है ना, समझ गए ना फीलिंग। तो ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड से, उससे क्या पता लगेगा कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, देखो ये जो सारे कार्बन है ये कहीं ना कहीं दूसरे कार्बन से जुड़े हुए होंगे, है ना। यहां पे देख लेते हैं हम, मान लो ये कार्बन है, तो जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है ये तो प्राइमरी हो नहीं सकते ना। जैसे ये कार्बन है, यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ, यहां भी कार्बन से, है ना, ये कार्बन है, यहां भी कार्बन से, यहां भी कार्बन से, तो ये वाले कार्बन तो प्राइमरी हो ही नहीं सकते। तो कौन सा प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। तो यहां पे एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो नाइट्रिक एसिड से हमने पता लगाया, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं